Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Married Law Group, and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 132 अच्छे से करा दिए हैं और आज वाले प्रोविजंस आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 133 के बाद वाले प्रावधान. ठीक है, तो मैंने पिछले 2 दिनों से मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर नहीं ले रहा था क्योंकि मैं BNSS और BNS पे ज़्यादा फोकस करा रहा था क्योंकि BNSS के बहुत ज़्यादा प्रोविजंस है और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजंस तो होने ही वाले हैं. ठीक है, 170 प्रोविजंस का टोटल है और हमारे 132 तो हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा अब मतलब इसको खींच कर नहीं ले रहा था क्योंकि अब होने ही वाले हैं. ठीक है, तो आज हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड स्टार्ट करते हैं पढ़ना फ्रॉम सेक्शन 133 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस. तो प्रिविलेज, अब हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन के, ठीक है, पीसी के प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हमने रूल्स चालू कर रखे थे, प्रोविजंस चालू कर रखे थे, जो कि है हमारे सेक्शन 128 टू सेक्शन 135 तक. ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के रूल हमने वो स्टार्ट किए थे हमारे 2 दिन पहले वाले लेक्चर में, तो हम उसी को प्रिविलेज कम्युनिकेशन के रूल्स को फ्रॉम सेक्शन 133 कंटिन्यू कर रहे हैं. अब देखिए, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस. तो प्रिविलेज, ठीक है, जो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की प्रिविलेज है ना, ये वेव्ड नहीं की जाएगी, ये मतलब छोड़ी नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि भाई स्वयं इच्छा से एविडेंस देना चाहता है, ठीक है, तो नहीं छोड़ी जाएगी. जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, प्रोटेक्टेड जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, वो तो प्रिवेंट होगी. तो देखिए सेक्शन 133 की बॉडी, इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयरिन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज. अगर एक दल है सूट का, ठीक है, एक दल है किसका, सिविल सूट का, ठीक है, दीवानी मुकदमे का, पार्टी है, मतलब पार्टी है, मतलब मान के चलो सिविल सूट में पार्टीज होती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. तो कह रहे हैं कोई भी इनमें से है, प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, क्या करते हो, इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस, अगर कोई भी पार्टी सूट में क्या करना चाहती है, एविडेंस, सबूत, गवाही देना चाहती है, देर इन, ठीक है, एट हिज ओन इंस्टांस, और अपने ही मतलब इंस्टांस पे, अपने ही मतलब इंस्टांस पे, मतलब अपने ही कहे अनुसार, ठीक है, अपने ही उसके पास जो सबूत है, गवाही, उसके अनुसार, और अदरवाइज, या फिर किसी और के इंस्टांस पे, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 132, and if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he cautions such advocate on matters which but for such cautions he would not be at liberty to disclose. इस सेक्शन 132 में उसके रूल्स दिए गए थे कि भाई कोई क्लाइंट आके एडवोकेट वगैरह को बता देता है कि जी सर मैंने ये अपराध कर दिया, तो एडवोकेट उसकी अपराध की, भाई एक क्लाइंट ने आके एडवोकेट को बताया कि सर मैंने मर्डर कर दिया, ठीक है, आप मेरे को बचा लो, तो अब ये जो बात है ना, इसकी गवाही वो एडवोकेट इसको कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता कोर्ट में, उसके ऊपर बार लगी हुई सेक्शन 132 की. पर 133 यही कहता है, क्या कहता है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, अब वो तो हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग का ले लिया, हम एग्जाम्पल लेते हैं सिविल प्रोसीडिंग का. मान के चलिए एक पार्टी है, एक व्यक्ति एडवोकेट के पास आता है, उसको कहता है सर जो ये मेरा प्लॉट है ना, ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, ये मैं इसके पोजेशन में हूँ, पर ये प्लॉट है ना, इसके कागज, इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम नहीं हो पाए हैं. और वो ये बता देता है भाई क्यों नहीं हो पाए, रीजंस बता देते, सर जिस टाइम डेट ऑफ एनफोर्समेंट थी उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पूरी पेमेंट उसको दी नहीं है, ठीक है, पर उसने मेरे को जिस दिन हमारा एग्रीमेंट बना था उस दिन ही मेरे को पोजेशन बैठा दिया था, पर डेट ऑफ जिस दिन एग्जीक्यूशन होनी थी, मतलब जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी, उस दिन मैं पैसे नहीं दे पाया और मैं मतलब गया नहीं रजिस्ट्रार के ऑफिस में. तो ये क्या हुआ, अब उस अगली पार्टी ने उसके ऊपर केस चला रखा होगा, भैया तो प्लॉट दे वापस या फिर पैसे दे. तो क्लाइंट ने सिविल केस करवाना चाहता है ना, वो एडवोकेट को करना चाहता है डिफेंस ले, ताकि डिफेंडेंट का, ठीक है, तो अब इस चीज की गवाही डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो एडवोकेट, नहीं तो एडवोकेट का क्लर्क, इंटरप्रेटर, ठीक है, नहीं तो कोई मुंशी, ठीक है, क्या वो ये नहीं बता सकता कि इसने मेरे सामने आके पूरा एडमिट कर लिया था, वो एडवोकेट ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता. क्या, अब क्लाइंट ने आके सिविल सूट उसको डिफेंस दिलवाना था, ठीक है, वो हायर कर रहा है एडवोकेट को, डिफेंडेंट. अब डिफेंडेंट ने जो उसके ऊपर केस है उसने साफ साफ बता दिया, सर जिस समय मैंने एग्रीमेंट बनाया उस समय जो सेलर था उसने मेरे को उसके प्लॉट की पोजेशन में बैठा दिया. अब पोजेशन में बैठा दिया तो 2 महीने बाद हमने रख ली भाई डेट ऑफ एग्जीक्यूशन की, भाई रजिस्ट्री कब करवानी है, 2 महीने बाद. तो बस 2 महीने बाद मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया नहीं और मैंने इसको फुल एंड फाइनल पेमेंट दी नहीं, तो वो मेरे ऊपर केस किया है, अब मैं तब आपके पास सम्मन लेके आया हूँ और आप मेरे केस का डिफेंस लीजिए. तो अब
एडवोकेट के सामने तो भाई उसने खोल कर रख दिया ना कि क्या सारा मैटर इशू क्या है, वो पैसे दे देगा। कोर्ट अब प्लेंटिफ को क्या दिलाएगा, या तो भाई पैसे दिलाएगा उससे डिफेंडेंट से, या फिर प्लॉट वापस दिलाएगा प्लेंटिफ को, ठीक है, डिफेंडेंट से। तो एडवोकेट को तो आके डिफेंडेंट ने खुद बता दिया ना कि सर मेरी है ऐसे ऐसे गलती और मेरे को आप डिफेंस करिए, ठीक है, अभी अभी मेरे पास पैसे हैं, आप थोड़ा फाइट करिए, अभी थोड़े बहुत पैसे हैं, ऐसे कुछ होगा मैटर, ऐसे ही होते हैं भाई, ठीक है। तो अब डिफेंडेंट का एडवोकेट डिस्क्लोजर नहीं कर सकता इस कम्युनिकेशन को, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर बार लगी हुई सेक्शन 132 की। अब सेक्शन 133 यही कहता है, क्या कहता है, इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयरइन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज। अब जो हमने एग्जांपल लिया था डिफेंडेंट वाला, कि डिफेंडेंट एक एडवोकेट के पास गया और कह रहा है कि सर मेरे सिविल सूट को डिफेंस लीजिए सिविल सूट में, तो यही कहती है अब उसी सिविल सूट में वो डिफेंडेंट ही खुद ही गवाही देना चाहता है अपने इंस्टेंस से, ठीक है। अब पहले एडवोकेट को तो डिस्क्लोजर के लिए उसने मना किया था, उसने क्या मना किया था, एडवोकेट के ऊपर तो बार खुद ही लगी है, पर अब पार्टी खुद ही गवाही देना चाहता है अपने केस में। तो अब देखिए, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 132। तो ये नहीं माना जाएगा कि जो पार्टी, एक जो सिविल सूट की पार्टी है, उसने कंसेंट दे दिया था क्या कि मैं डिस्क्लोजर कर दूंगा सेक्शन 132 में, उसने तो कोई कंसेंट नहीं दिया था। तो अब देखिए, एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच एडवोकेट। अब अगर सेक्शन 132 के तहत पार्टी ने कंसेंट दे दिया था एडवोकेट को कि जाओ आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है कोर्ट में, आप मेरा जो मैंने आपको बताया ना, जो मैं आपको प्रोफेशनल सर्विस के लिए हायर करता आपकी सर्विस लेने के लिए, और मैंने आपको एडमिशन दे दिए, केस के बारे में पूरा खोलकर बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे प्लॉट लिया था, मैं तब पैसे दे नहीं पाया था, और अब मेरी गलती है पूरी, पर आप मेरा डिफेंस लीजिए। एडवोकेट ने कहा भाई तुम जाओ, मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। तो अब, या फिर एडवोकेट ने कहा तुम्हारा केस ले भी सकता हूं, तो अब क्या होगा, सीधा का सीधा क्या होगा, अब एडवोकेट, अब पार्टी ने कंसेंट कर दिया एडवोकेट को कि आप आ जाना और कभी ना कभी आप बेशक मेरा केस लड़ रहे हो, आप भी गवाही दे देना। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच एडवोकेट, अगर एक पार्टी जो सूट में है या फिर कोई अन्य प्रोसीडिंग में, अपील में या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में किसी एडवोकेट को बुला लेती है, किसके लिए, डिस्क्लोजर के लिए, देखिए एज अ विटनेस, गवाह के रूप में, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate। तो अगर एक पार्टी जो सूट की है उसने अपनी एडवोकेट को ही डिस्क्लोजर कुछ गवाह के रूप में बुला लिया कुछ एग्जामिनेशन करने के लिए, तो माना जाएगा कि उस पार्टी ने कंसेंट कर दिया था कि भाई अब जो मैंने तेरे को बात बताई थी उसको आप डिस्क्लोजर कर दो, सारी बातों को कोर्ट के सामने रख करके रख दो, ठीक है। देखिए, ऑन मैटर्स विच बट फॉर सच क्वेश्चंस ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज ओनली इफ ही क्वेश्चंस सच एडवोकेट ऑन मैटर्स विच बट फॉर सच क्वेश्चन ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज, ठीक है। जो थोड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर है ना उसके बारे में, जिसको सेक्शन 132 की प्रोटेक्शन है उसके बारे में नहीं बता पाएगा अभी भी एडवोकेट, कोर्ट उसको बाहर लगा देगी। और कोई मैटर है जिसमें क्लाइंट एडवोकेट से और कुछ पता करवाना चाहता है कि भाई मैं आपके पास आया था, मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ कोर्ट में एग्जाम बता दीजिए गवाही में, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 133 से क्वेश्चन आते नहीं है पर फिर भी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 134 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब बिल्कुल ही गुप्त, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल, जो बिल्कुल चार दीवारों के अंदर एक कम्युनिकेशन होती है, वो ये किसके साथ, एक लीगल एडवाइजर के साथ, और किसकी, क्लाइंट की। ऑब्वियसली अब देखिए सेक्शन 134 की बॉडी, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट। तो किसी को भी कंपेल, विवश नहीं किया जाएगा कि डिस्क्लोज करो अदालत के सामने एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। क्या डिस्क्लोज करो, कि किसी को भी विवश नहीं किया जाएगा कि तुम डिस्क्लोज करो, बताओ कोर्ट के सामने, अदालत के सामने कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी वार्तालाप जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, बिल्कुल गुप्त है। अब देखिए, विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल एडवाइजर, और जो कि टेकन प्लेस किसके बीच में हुई है, एक व्यक्ति के बीच में और एक लीगल एडवाइजर के बीच में। मतलब एक व्यक्ति ने अपने लीगल एडवाइजर से क्या क्या सलाह ली, अब उसने क्या पूछा अपने लीगल एडवाइजर से और लीगल एडवाइजर ने क्या सलाह उसको दी आंसर में, तो उन दोनों में से किसी को भी विवश नहीं किया जा सकता। बताओ इस व्यक्ति ने तुमसे क्या लीगल एडवाइस ली, और बताओ एडवोकेट साहब तुमने इसको क्या बताया था इसके लीगल एडवाइस के चक्करों में। अब देखिए, अनलेस एक्सेप्शन क्या है, कब डिस्क्लोज कर सकते हैं, ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। अगर वो पार्टी जिसने की लीगल एडवाइजर से कुछ सलाह ली थी, वही क्या करती है, खुद ही ऑफर करती है एज अ विटनेस, आके खुद ही बताता है अपना डिस्क्लोजर सारी कम्युनिकेशन को, in which he may be compelled to disclose any such communication as appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। तो अब उस व्यक्ति को, अगर वो खुद से गवाह के रूप में वो व्यक्ति आना चाहता है जिसने एक लीगल एडवाइजर से
सलाह ली थी, तो अब उस व्यक्ति को एग्जामिन किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। अगर यह कोर्ट को उचित लगता है कि ये व्यक्ति जो बताएगा, ये जो अन्य इसने कोई एविडेंस दिया ना इससे जुड़े हुए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम आएगा, ठीक है। एंड ऑफ नो अदर्स, बाकी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 134। इतना ये पेपर में आता नहीं है, फिर भी ये पता करने की चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 135, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अब प्रस्तुति करेगा टाइटल डीड्स की एक गवाह जो कि पार्टी नहीं है केस में, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 135 की बॉडी, नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट। तो कोई भी गवाह जो कि पार्टी नहीं है सूट में, मतलब पार्टीज है सूट में, तो वो क्या हो सकता है, देखिए कोई भी गवाह जो गवाह है, विटनेस है, पर वो पार्टी नहीं है। देखिए अब देखिए, टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड टू एनी प्रॉपर्टी। किसी भी विटनेस को जो कि सूट की पार्टी नहीं है, उसको विवश नहीं किया जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड, पेपर्स ऑफ ओनरशिप लेके आए, ठीक है। मतलब केस चल रहा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी मेरे को सम्मन नहीं भिजवा सकता कि तुम मोहित अब तुम अपनी टाइटल डीड लेके आओ, कोर्ट में दिखाओ, नहीं, ठीक है। आप देखिए, और एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी एज अ प्लेजी और मोर्गेजी, या फिर कोई भी पार्टी जिसके बीच में सूट चल रहा है, वो एक विटनेस को, ठीक है, उस एक विटनेस को एक दस्तावेज के साथ नहीं बुला सकते कोर्ट में। और जो कि दस्तावेज कैसा है, जिस दस्तावेज वो कैसा है, एक विटनेस ने वो होल्ड किया हुआ वो दस्तावेज एज अ प्लेजी और एज अ मोर्गेजी, ठीक है। और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, या फिर कोई ऐसा दस्तावेज है विटनेस के पास, ठीक है, उसको भी पार्टीज कोर्ट में लाने के लिए नहीं विवश कर सकती, जो कि उसी विटनेस को क्रिमिनेट करेगा, ठीक है, मतलब उसके फेवर में नहीं जाएगा। अब देखिए, अनलेस ही एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस हिम, एक्सेप्शन क्या है, बुला सकते हैं विटनेस के ये सारे कागजात अगर विटनेस ने कभी उन पार्टीज से लिखित में एग्री किया था, तो ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुति करने के लिए कोर्ट में, with a person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। अब अगर मंगवा सकते हैं अब उस विटनेस से ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, उसके टाइटल डीड्स भी, अगर उसने ही कोई सी, उस विटनेस ने जिसके पास टाइटल डीड्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उससे मंगवा सकते हैं। अगर उसने कभी पार्टीज को, दोनों जो पार्टी प्लेंटिफ डिफेंडेंट, उनमें से किसी को बोला था कि मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को सम्मन भिजवा देना, मैं ला दूंगा, तो ही उसको अब विवश किया जा सकता है कि लेके आओ भाई अपनी टाइटल डीड लेके आओ, ठीक है, अपने अपने वो डॉक्यूमेंट लेके आओ जिसमें तुमने कोई संपत्ति होल्ड की हुई है, और किसी तरह प्लेजी और मोर्गेजी की तरह, ठीक है। तो अब विटनेस से उसके प्रॉपर्टी के कागजात भी मंगवाए जा सकते हैं, ठीक है, यह देखने के लिए क्या ये रियल में टाइटल डीड मतलब इसकी नाम है या नहीं है, ठीक है। तो ये था सेक्शन 135, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जानने के लिए ठीक है, इतना ही, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 136 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब प्रस्तुति करवाई जाएगी किसकी, किसी दस्तावेजों की या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, जो कि ये दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी और व्यक्ति के पास है। हैविंग पोजेशन मतलब इन डॉक्यूमेंट की और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो पोजेशन है वो किसी और व्यक्ति के पास है, अन्य व्यक्ति के पास है, ठीक है। कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, अब वो क्या मना कर सकता है, वो प्रस्तुति के लिए वो पर्सन जिसके पास एक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कस्टडी है, सॉरी पोजेशन है, ठीक है। अब देखिए हम सेक्शन 136 की बॉडी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। No one shall be compelled to produce in his possession or electronic record under his control। तो किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता कि तुम प्रस्तुति करो किसी दस्तावेज की, ठीक है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, ठीक है, किसी को भी विवश नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोर्ट द्वारा, पार्टीज द्वारा, कि तुम प्रस्तुति करो, ठीक है, एक दस्तावेज की, ठीक है, जो कि तुम्हारी पोजेशन में है, या फिर तुम प्रस्तुति करो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी मतलब तुम ही उसके ऊपर चार्ज रखते हो और तुम ही लेके आ सकते हो। अब देखिए, विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन हिज पोजेशन और कंट्रोल। अगर की कोई और व्यक्ति, ठीक है, अब पार्टीज जो सूट की पार्टीज हैं, जो केस की पार्टीज है सिविल सूट की, वो एक दूसरे व्यक्ति को सम्मन भेज के बुला रहे कि सर उसको बुला लीजिए, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि इस केस से संदर्भित है, ठीक है। लेकिन यह देखना पड़ेगा भाई, संदर्भित तो है, लेकिन कोई अगर दूसरे व्यक्ति के पास होता यही सेम डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और इस केस से वो संदर्भित दूर दूर तक भी नहीं होता था, क्या वो अपनी चीजें ऐसे प्रस्तुति कर देता कोर्ट में, ठीक है। ये देखा जाएगा, ये टेस्ट लगेगा। अगर वो व्यक्ति, अगर मान के चलो मेरे पास कोई दस्तावेज है और केस में अरे गहरे नत्थु करेगा केस चल रहा है, अब वो मेरे को सम्मन भिजवा रहे हैं कि मोहित के पास एक दस्तावेज है, जज साहब आप सम्मन भेज के मोहित से वो दस्तावेज मंगवा लीजिए,
ठीक है। अब क्या मैं लेके जाऊंगा वो दस्तावेज? भाई मैं जाके क्यों लेके जाऊंगा, मैं तो मतलब सम्मन पे भी लिखवा दूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस केस से, ठीक है। या फिर मैं सम्मन ले लूंगा, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट जो मेरे मंगवाए गए हैं वो मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाके बता दूंगा सर आई डोंट नो देम, हु आर दे। मैं अपने दस्तावेज नहीं लेके आ सकता कुछ भी, और मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरा कोई लिंक नहीं है इनके साथ, ठीक है। अब मान के चलो मैं सेक्टर 10 गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है, मेरा हाउस नंबर है ये, ठीक है, जिसमें मैं बैठा हूँ। अब कोई मान के चलिए सेक्टर 10 में ही किसी अन्य व्यक्तियों का केस चला हुआ है, मान के चलिए मैं ए पॉकेट में रहता हूँ, अब किसी सी पॉकेट वाले के दो पड़ोसियों का केस चला पड़ा है, ठीक है, कोई भाई चला पड़ा होगा, उनका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति मेरे को कोर्ट से सम्मन भिजवाएगा कि मोहित का डॉक्यूमेंट मंगवाओ सर, ठीक है, उसने भी हमारे साथ प्लॉट मतलब प्लॉट के फॉर्म भरे थे और उसका प्लॉट हुड्डा में निकला था, ठीक है। तो मैं कोर्ट में जाऊंगा सही, पर मैं अपने दस्तावेज नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई क्या लिंकअप है मेरा आपके साथ, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, ये मेरे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्यों लेके आऊं? अगर आपका कोई लिंक आप एस्टेब्लिश कर सकते हो तो मेरे को सम्मन भेजिए, मैं अवश्य लेके आऊंगा, कोर्ट की रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। वैसे नहीं लेके जा सकता, अनलेस एक्सेप्शन है, लेके जा सकते हैं कैसे? सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन, अगर मैं ही उन एरे गहरे नत्थु खैरे ने जो केस चला रखा है आपस में ही, अब वो सी पॉकेट वाले जिन्होंने आपस में केस चला रखा है, अगर उनका कोई डिस्प्यूट है और मैं उनके डिस्प्यूट को कभी पहले उनके डिस्प्यूट में यह कंसेंट कराता हूँ, सहमति दियाता हूँ कि सर कि तुम क्यों अपनी लड़ाई करो, तुम एक केस चला लो, कोई मतलब एक केस डालो सिविल सूट, तुम्हारा मैटर डिस्प्यूट को, मैटर इन कंट्रोवर्सी को कोर्ट ही क्या कर देगा, सही कर देगा। तो अब क्या हुआ, अगर मैं और फिर मैंने उनको बोल दिया कि अगर मेरे दस्तावेजों की किसी की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं वो दस्तावेज भी लाकर कोर्ट में दिखा दूंगा। तो अगर ऐसा बोला है ना उस थर्ड पर्सन ने, जिसका उस सूट से, ठीक है, उस सिविल सूट से वो पार्टी भी नहीं है, तो वो अब प्रस्तुति करेगा उस दस्तावेज की और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 136 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ा है। अब देखिए सेक्शन 137, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, 137 के साथ में आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अब देखिए सेक्शन 137 की बॉडी सॉरी इंडेक्स, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, अब गवाह को बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी कि अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो ये तुम्हें फंसा देगा, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बख्शा जाएगा। तो अभी ये कौन, हम इसकी 137 की बॉडी पढ़ेंगे कि किसको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, कौन से विटनेस को, कि भाई जज साहब मैं आंसर नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का, ये तो क्रिमिनेट करेगा, ये तो मेरे को ही फंसा रहा है, नहीं। तो क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो अभी पढ़ाऊंगा, तो विटनेस को आंसर देना ही पड़ेगा। देखिए सेक्शन 137 की बॉडी, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन, तो एक गवाह को एक्सक्यूज बख्शा नहीं जाएगा, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी कि क्या, कि कोई प्रश्न का वो आंसर दे, और वो प्रश्न कैसा है, एज टू एनी मैटर रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू, और वो मुद्दा जिसके तहत प्रश्न पूछा गया है वो सीधे वो संदर्भ रखता है किससे, मैटर इन इशू से, जो केस का फैक्ट इन इशू है, इन एनी सूट और इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और किसी भी सूट में, किसी भी सिविल में या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है, अपॉन द ग्राउंड दैट आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट, बस इसलिए एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा गवाह। एक मैंने कोई क्वेश्चन पूछा एक गवाह से कि आप बताओ, आपने भी उसका साथ दिया था, आपने भी एक अक्यूज का साथ दिया था, एक सेकंड रुकिए, पेन उठा लेता हूं, एक सेकंड रुकिए, पेन गिर गया था, आ गया, सॉरी। अब मान के चलिए क्या होता है, सेक्शन 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यही कह रहा है कि एक गवाह को जिसको कि एग्जामिनेशन किया जा रहा है कोर्ट में, वो गवाह के रूप में आया हुआ है। अब कोई वकील उससे, प्रोसिक्यूशन का वकील या फिर डिफेंस का वकील उससे कोई क्वेश्चन पूछता, मान के चलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में केस एक विटनेस आया हुआ है, और उस विटनेस से, वो डिफेंस विटनेस है मान के चलिए, फिर प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन वकील है, सरकारी वकील है, वो उससे उस विटनेस से क्वेश्चन करता है कि भाई आपका भी कुछ रोल है इस षड्यंत्र में, आपको भी इन्होंने बोला था क्रिमिनल कंस्पिरेसी में ऐड होने के लिए इन अक्यूज ने, तो झूठ बोलेगा और बाद में जाके पकड़ा गया तो उसके ऊपर वैसे फॉल्स एविडेंस परजुरी के चार्ज लग जाएंगे, और सच बोलेगा कि हाँ जी थोड़े बहुत है, तो अब क्या होगा, उसको आंसर क्रिमिनेट करेगा, उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एडिशनल प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन दोबारा चालू हो जाएगा, जो हमारे उसमें होता है, किसमें होता है, 311 में होता है ना, हमारे सीआरपीसी में 311 में होता था, अब देखते हैं हम किसमें हो सकता है, एक सेकंड रुकिए,
348, 348 के अंतर्गत, ठीक है, लिख भी लीजिए इसके साइड में। अगर एक विटनेस ने अब आंसर दिया, ठीक है, तो वो क्रिमिनेट करेगा, पर उसको अब आंसर देना पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि वो ये बहाना नहीं दे सकता इस आधार पे कि सर अगर मैं आंसर दूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, मेरे को ये आंसर क्रिमिनेट, मेरे को ये किसी फोर फीचर पेनल्टी या फिर, ठीक है, पनिशमेंट के लिए लाइबल कर देगा, तो अब वो नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। अब देखिए, और may tend directly or indirectly to criminate such witness, or it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind, ठीक है। अगर उसको पेनल्टी की तरफ वो प्रश्न का अगर आंसर दिया तो उसको सीधे पेनल्टी या फोरफीचर ही होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पूछा है तो आंसर देना पड़ेगा विटनेस को, ठीक है। अब देखिए, ये था सेक्शन 137 का पैरा 1। अब इसकी बॉडी प्रोवाइजो पढ़ते, देखिए, प्रोवाइड एट नो सच आंसर which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or to be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such matter, by such answer। तो अब बताया गया है कि अगर विटनेस ने एक जो प्रश्न पूछा था सरकारी वकील ने या फिर डिफेंस के वकील ने, विटनेस ने आंसर दे दिया, और विटनेस ने आंसर में क्या दिया, एक ऐसा आंसर दिया, एक ऐसा उत्तर दिया जो कि सीधा सीधा क्या कर दे रहा है, सीधा सीधा उसको ही क्रिमिनेट कर दे रहा है, उसको ही थोड़े माइनस पॉइंट में, नेगेटिव पॉइंट में केस के धकेल दे रहा है, ठीक है। उसको ही कोई पेनल्टी फोर फीचर के लिए क्या किया जा रहा है, उसको एक्सपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब वो जो उसने बोला है ना, वो किसी और गवाही में जो उसके ऊपर अब पुलिस को लीड्स मिल गई कि भाई इसने भी कुछ कांड कर रखा है, तो अब उसके ऊपर जो उसने वो एडमिशन दिया, वो एविडेंस दिया है ना, एक आंसर दिया है, उसकी वो आंसरिंग एक क्वेश्चन पे जो एज अ एग्जामिनेशन उसकी विटनेस के तौर पे होती है, अब वो किसी केस और प्रोसीडिंग में उसके विरुद्ध यूज नहीं हो सकती, पर उसके विरुद्ध फॉल्स एविडेंस देने का चार्जेस के तहत केस रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। अब अगर भाई एक व्यक्ति ने आंसर दे दिया, प्रोसिक्यूशन वकील ने पूछा था कि भाई तुम भी क्रिमिनल कंसिडरेशन में शामिल हो, उसने कह दिया हाँ जी सर हूं मैं, बताओ, और अब उसको अक्यूज की तरह कोर्ट ने चार्ज नहीं किया हुआ, तो अब क्या होगा सीधा सीधा, अब क्या होगा सीधा सीधा, अब पुलिस डिपार्टमेंट को तो लीड्स मिल गए ना कि हाँ भाई ये भी शामिल है, तो इसके ऊपर एडिशनल प्रोसिक्यूशन तो नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके खिलाफ उसकी गवाही कैसे यूज करोगे, उसी केस में, अन्य केस में भी नहीं कर सकते, पर थोड़ी और उस लीड्स पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करके कुछ और दस्तावेज उसके अगेंस्ट में मतलब कलेक्ट किया जा सकता है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता, उसने कोई ऐसा आंसर दिया बस जो पेनल्टी और फोरफीचर का है, तो उसको अगर उसने आंसर दिया है और आंसर उसका मेल नहीं खा रहा है, तो उसको फॉल्स एविडेंस देने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। फॉल्स एविडेंस देने के लिए उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है कि एक सीधे सीधे प्रोवाइजो यही बात कर रहा है कि एक विटनेस ने एक केस में एक ऐसा आंसर दिया जो आंसर क्रिमिनेट कर रहा है उसी को ही, मतलब उसी को ही डिफेवरिंग कर रहा है, तो अब अगर उसने वो आंसर दिया तो भाई ठीक है, अगर प्रश्न पूछा गया कि इसको आंसर देना ही है और वो नहीं दे रहा, तो भाई पूछा जाएगा, उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा कि वो बता रहे कि नहीं सर मैं दूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, नो नो नो, अब देना पड़ेगा आपको आंसर, कोर्ट बोलेगा दो आंसर दो, क्या बोला सरकारी वकील ने, क्या पूछा आपसे, इसका आंसर दो। अब मान के चलो विटनेस ने कोई आंसर दिया एक क्वेश्चन का जो सरकारी वकील ने पूछा था, और वो आंसर किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है उसका, तो अब उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टिगेशन करके दूसरा ही केस चला सकती है, लेकिन अब उसके ऊपर उस केस में भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन चालू हो सकता है 348 BNSS के तहत, पर अब क्या होगा उसके तहत किसके तहत, उस अक्यूज ने, उस विटनेस ने क्या आंसर दिया था उसको उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता, ये अलाउड नहीं है सेक्शन 137 के प्रोवाइजो के तहत, ठीक है। पर अगर उसकी जो आंसर उसने दिया है वो झूठा है तो उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस का प्रोसिक्यूशन चालू किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा ये सेक्शन मैंने 348 इसके साथ BNSS का लिंक कराया था, ये सेक्शन 348 नहीं है, ठीक है। हमारे CRPC में सेक्शन 319 में एडिशनल प्रोसिक्यूशन के रूल्स दिए गए थे, ठीक है। तो हम एक बार 319 देख लेते हैं कि अब क्या बन गया है, फिर आप इसके साइड में वो लिख लेना, ठीक है। मेरे को अब याद आ गया एकदम पढ़ाते पढ़ाते, हाँ 358 बन गया है, 319 अब 358 बन गया, तो आप 348 को काट के 358 लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे लिख लीजिए एडिशनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 137 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन 135 तक तो हमारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन के रूल्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। फिर 136 और 137 में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 138, ठीक है, जो कि इंडेक्स बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अकम्प्लिस, ठीक है, पार्टिसिपेटर इन एन ऑफेंस, ठीक है।
एकम्प्लिस क्या होता है? एकम्प्लिस एक वह व्यक्ति होता है जो कि ऑफेंस में, अपराध में उसने रोल प्ले किया होता है, वो एक अक्यूज्ड ही होता है, पर उसको कोर्ट टेंडर ग्रांट कर देती है, उसको पार्डन, उसको छूट दे देती है और उसको केस से रिलीज कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। क्यों करती है? ताकि भाई जो मेन केस है ना, मान के चलो एक मर्डर का कोई अपराध चल रहा है, उसमें 5 अपराधी है, पर उनमें से जो 5 अपराधी है ना, उनमें से 4 अपराधियों का रोल बहुत ही मतलब उसमें है, सस्पिशन में कि इन्हीं का ज्यादा रोल है, और एक व्यक्ति है जो उनके साथ बस मिला हुआ था, मियरली उसका पार्टिसिपेट था क्राइम में, ऑफेंस में, तो उस व्यक्ति को और उन व्यक्ति के उस मर्डर के केस में कोई सबूत वगैरह भी पुलिस डिपार्टमेंट को इतने खास मिल नहीं रहे थे। तो अब लीड्स पाने के लिए क्या करता है कोर्ट, जो जो 5वां अक्यूज होता है, जिसने बस वो हल्का सा मियर पार्टिसिपेट था, उसने कोई अटैक नहीं किया, उसने कोई और कुछ मियर कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस नहीं किए उस मर्डर में बस, लेकिन वो शामिल है उसमें, ठीक है, उसने उसने भाई मान के चलो कोई गाड़ी वूडी चलाने का अपराध कर दिया, उनको गाड़ी, जैसे उन्होंने मर्डर किया, वो गाड़ी चला के भाग गया होगा लेके उनको, बस उसका इतना सा रोल है। तो अब क्या होगा, उसको कोर्ट टेंडर पार्डन ग्रांट कर सकती है, ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन कर सकती है कोर्ट। क्यों कर सकती है? क्योंकि भाई एविडेंस खास मिल नहीं रहे इन्वेस्टिगेशन में, और कोर्ट अब भाई एविडेंस के बिना कैसे वो करेगी। तो एक व्यक्ति को कोर्ट कह देगी हम तेरे को पार्डन ग्रांट कर देते, तेरे को कोई भी सजा नहीं होगी, पर तू इनके विरुद्ध, अपने जो ये को अक्यूज है, इनके विरुद्ध तू गवाह बन जा। अब एक को अक्यूज जो कि एक ही ऑफेंस में, मतलब बहुत सारे अक्यूज एक ही ऑफेंस में शामिल है और उनका ही एक व्यक्ति उस अपराध के लिए दूसरों के विरुद्ध गवाही देता है ना, तो वो बहुत ही कंक्रीट एविडेंस होता है, वो बहुत ही कंक्रीट एविडेंस होता है, और उससे सोल कन्विक्शन, मतलब एक अकेले को अक्यूज की गवाही से दूसरे अक्यूज को सजा भी हो सकती है, ठीक है, उस अपराध में। तो ये हमारा सेक्शन 138 एकम्प्लिस हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही स्टार सेक्शन है, इंडेक्स बेस्ड एकम्प्लिस सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसमें दिया गया है, तो सेक्शन 138 आप मार्क कर लेना, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये 133 था, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एकम्प्लिस सेक्शन 138 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है अकम्प्लिस मियर पार्टिसिपेटर इन एन ऑफेंस। आप ये भी लिख लीजिए, मियर पार्टिसिपेटर क्या, मियर मत लिख लीजिए आप, सेक्शन 138 अकम्प्लिस के ऊपर लिख लीजिए, ये साइड में लिख लीजिए पार्टिसिपेटर इन एन ऑफेंस, ठीक है। पार्टिसिपेटर इन एन ऑफेंस, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो सेक्शन 138 की हम बॉडी पढ़ते हैं, एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। तो जो अकम्प्लिस है, जिस व्यक्ति ने अपराध में रोल प्ले किया था, वो ही कॉम्पिटेंट गवाह रहेगा। किसके विरुद्ध रहेगा? वो सक्षम गवाह रहेगा। किसके विरुद्ध रहेगा? एक अक्यूज पर्सन के विरुद्ध। तो एक जो अकम्प्लिस है, जो पार्टिसिपेटर इन एन ऑफेंस है, वो सक्षम गवाह रहेगा। और किसके विरुद्ध रहेगा? जो अक्यूज्ड है केस में। अब अगर एक व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है केस में, उसको कोर्ट ने टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर दिया है, ठीक है, BNSS के तहत, ठीक है, तो अब वो अक्यूज नहीं कहलाएगा, वो अकम्प्लिस कहलाएगा कि उसने रोल प्ले किया था एक अपराध में, ठीक है। अब उसको कोर्ट ने टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया है XYZ रीजंस की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोर्ट देती है टेंडर ऑफ पार्डन। तो अब क्या होता है, अब वो अक्यूज नहीं कहलाएगा, वो अकम्प्लिस कहलाएगा। तो यही कह रखा है कि एक अकम्प्लिस, ठीक है, जिसने कभी अपराध में रोल प्ले किया था, अब उसको अगर टेंडर ऑफ पार्डन मिल गए तो अब वो सक्षम गवाह होगा उन अक्यूज के विरुद्ध जिसने की मिलकर अकम्प्लिस के साथ अपराध किया था। तो अब देखिए, एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, अगर की फिर अकम्प्लिस गवाह बनता है, अगर अकम्प्लिस गवाह बन जाता है, विटनेस बन जाता है, किसके विरुद्ध? कॉम्पिटेंट विटनेस होता है किसके विरुद्ध? अक्यूज के विरुद्ध, ठीक है। तो अब अकम्प्लिस की गवाही पर, ठीक है, क्या कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, जो अब सजा होगी ना अक्यूज को, वो गैर कानूनी नहीं होगी, ठीक है। किसी वजह से, इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द कोरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस, अगर की जो अकम्प्लिस की बातें हैं वो कोरोबरेशन और हो जाती है उसमें, तो अब अक्यूज को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मान के चलते हैं, अब हमारे लेजिस्लेचर ने यह भी नहीं किया होगा कि भाई अकम्प्लिस एक था ही, तो कभी अक्यूज तो था ही, उसने उसी अपराध तो कभी किया ही था वही वाला, उसको अब छोड़ दिया गया है क्योंकि उसके इतने चार्जेस इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने कि दूसरे अक्यूज के, को अक्यूज के हैं। तो अब एक अक्यूज को छोड़ दिया गया, उसको अकम्प्लिस बना दिया गया। पर अब अकम्प्लिस जो भी बोलेगा, भाई जो वो गवाही दे रहा है ना, उसकी कोरोबरेशन तो करेगा ही प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूशन कोरोबरेशन नहीं करेगा ना, तो कन्विक्शन नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन कोरोबरेशन करेगा तभी अदर को अक्यूज को, या फिर एक ही को अक्यूज है तो उसको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है जो उन्होंने अपराध किया। मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए
दो व्यक्ति हैं मान के चलिए ए और बी। अब ए है ना, जो ए है वो ग्रजेस रखता है किसी सी से, ठीक है, और ए और बी का कोई भी इनका कोई कंसर्ट नहीं है, कोई इनकी क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, ए और बी पार्क में जाते हैं, बस ऐसे ये डेली मान के चलो ए और बी डेली, सॉरी, ए और बी डेली मान के चलो कि क्या करते हैं, डेली पार्क में जाते हैं वॉक लगाने या रनिंग करने शाम को, और जो सी है वो कोई लड़की है जिससे ए लाइक करता है। अब ए सी पे क्रश रखता है कि भाई लाइक करता है, पर बता नहीं पाता है, ठीक है, बी को यह बात नहीं पता, बिल्कुल वो अननोन है। पर एक दिन क्या करता है, पार्क में जाता है, बी नहीं जाता उसके साथ, और वहां सी भी होती है, सी को बता देता है, वो अपने ऑफर, वो जो क्या होता है प्रपोजल कर देता है उसको, सी मना कर देती है, सी डिसइंटरेस्ट शो करती है, और सी ए को कह देती है तू तो मेरे भाई जैसा है, मेरे को मत बोलिए आज के बाद ऐसे। तो अब ए को बड़ा दुख आता है, ए क्या सोचता है कि अब भाई क्या सोचता है कि कल हम आएंगे तो सही पार्क में दोबारा, सी को मार दूंगा मैं, इसने मेरे को मना कैसे की। तो अगले दिन वही हुआ, ए और बी आए पार्क में, और ए ने अब बी को नहीं बताया कि कल मैंने इसको सी को प्रपोजल किया था, इसने मेरे को मना कर दिया और आज मैं इसको मारने वाला हूं। तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो चक्कर लगा रहे हैं, ए ने क्या किया, एक गन लेके गया था अपने घर से, बी को ये बात नहीं पता कि ए के पास गन है, ए ने जो सी है जो गोयल है उसके सर में गोली मार दिया, वो मर गई। अब भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे ही ए ने गोली चलाई, भाई शोर आया गोली का, भीड़ इकट्ठा हो गई, सी के सर में लगी लड़की के, वो मर गई। तो अब ए ने क्या किया, ए ने भाई मर्डर तो कर ही दिया, सबको दिख रहा है, लेकिन अब बी ने क्या किया, तो ए ने चिल्ला के उसको बोला, अरे यार तेरे को सारी बातें बाद में बताऊंगा, तू पहले जो ये गोली का जो ये शेल उड़ कर गया ना, ये खोखा जो ये बुलेट शेल होता है, इसको उठा जल्दी जल्दी और भाग। तो अब बी ने क्या किया, बी ने बस इतना सा ही काम किया, जैसे ही उसने वो बुलेट शेल उठा के उसके पीछे भाग गया ना, वो उस अपराध में ज्वाइन हो चुका है, ठीक है, वो उस अपराध में ज्वाइन हो चुका है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी बन सकती है। पर यही कह रहा था कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं लगा कोर्ट को, ठीक है, बस बी ने बस ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया कि जो बुलेट राउंड था, खोखा था, जो शेल था, एम्प्टी शेल था बुलेट का, बस वो उठा के भगाए के पीछे पीछे, ठीक है, और वो वापस छुपते घूम रहे हैं। अब उनको पुलिस पार्टी ने अरेस्ट कर लिया ए और बी को। अब उनके ऊपर जो सेक्शन 103 बीएनएस है, पनिशमेंट फॉर मर्डर का केस चला रखा है, पर लेकिन इतने ठोस सबूत मिल नहीं पाते ए के विरुद्ध और बी के विरुद्ध। तो कोर्ट पूरे चार्जशीट को पढ़ लेती है, यह देखती है कि चार्जशीट में बी के ऊपर तो यही अपराध है, ना तो बी ने गोली चलाई सी के ऊपर, ठीक है, बस बी ने क्या किया है, और ना तो इनकी कोई कॉमन इंटेंशन थी। बी ने क्या किया है, बी ने, अब कोर्ट को लगता है कि बी ने तो भाई कोई अपराध इतना सा कुछ नहीं किया, बस खोखा ये भगा, और कितने सबूत अब ए के खिलाफ मिल नहीं रहे, तो बी को मैं क्या करती हूँ, टेंडर ऑफ पार्डन दे देती हूँ, इसको डिस्चार्ज कर देती हूँ, रिलीज कर देती हूँ, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बस बी के ऊपर एक कंडीशन रखी जाती है कि तुम भाई ए के खिलाफ सबूत दोगे, ए के खिलाफ गवाही दोगे। बी कहता है, बी को छूटना है मर्डर केस से, बी कहता है सर बिल्कुल ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ए ने गन निकाली और सी के हेड पर शॉट कर दिया, उसको शॉट डेड कर दिया। अब अगर बी ये बताएगा ना, ए को कन्विक्शन 100% होगी, पर बी की ये बातें कोरोबरेट थोड़ी कंक्रीटली और एविडेंसेस के साथ मिलानी पड़ेगी, तभी ए को सजा होगी मर्डर की, डेथ या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ अंडर सेक्शन 103 ऑफ द बीएनएस। ठीक है, आपको आया समझ में कंप्लीट का क्या रोल होता है, ठीक है, यही रोल होता है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 138, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ विटनेसेस। अब एक केस को साबित करने के लिए कितने गवाह नेसेसरी, मतलब कोर्ट में बुलाने होंगे और वो गवाही देंगे तभी केस साबित होगा। तो ये सेक्शन 139 में बता रखा है कि नंबर ऑफ विटनेसेस की, एक केस चल रहा है कोर्ट में, अब भाई कोर्ट में केस चल रहा है तो भाई साबित तो गवाह विटनेसेस आकर करेंगे, कोई व्यक्ति दूसरा आएगा वही आके बताएगा कि क्या मैटर था, इनके बीच में क्या डिस्प्यूट है, मेरे पास वो कुछ कागज पूछ लेके आएगा वो गवाह। तो ये बता रखा है केस को साबित होने के लिए कितने गवाहों की नीड होती है कि केस साबित हो जाए। तो देखिए सेक्शन 139 में हमारा इंडेक्स बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, आप इसको भी गोला लगा के साइड में इंडेक्स लिख लीजिए, ठीक है। ये साफ साफ आ जाता है कि नंबर ऑफ विटनेसेस का कौन सा सेक्शन है, कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस, और इसमें ये भी आ जाता है कि कितने चाहिए कि आप केस साबित कर सकते हो। तो सेक्शन 139 में दिया बॉडी पढ़ते देखिए, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। केस में कोई भी लेजिस्लेचर ने सीमा तय नहीं कर रहा कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस बुलाए जाएंगे एक केस में, ताकि केस के तथ्य प्रूव करवाए जा सके, ठीक है। अब मान के चलो ए और बी कोई केस चल रहा है जिनके बीच में कोई उनके बीच में मैटर है ही नहीं, पार्टी आर नॉट एट इशू, तो अब किसी गवाह को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, कोई गवाह बुलाया और
कोर्ट ने जज ने फैसला भी सुना दिया। तो अब क्या हुआ, सेक्शन 139 अप्लाई होगा कि भाई एक केस में तथ्य प्रूव करना है और उस तथ्यों के लिए कितने गवाह चाहिए, ये कोई हमारे लेजिस्लेचर ने लिमिट सेट नहीं कर रखी। चाहे आप एक भी मत बुलाओ, चाहे एक बुलाओ, चाहे दो बुलाओ, कोई भी ये नहीं है कि वेइंग स्केल नहीं है, कोई गोल्डन स्केल नहीं है कि भाई अगर एक मनी रिकवरी का केस है तो उसमें जो प्लेंटिफ है वो 100 गवाह लिया आएगा तो उसका केस भारी हो जाएगा। अगर डिफेंडेंट है वो उसी केस में मनी रिकवरी के केस में जो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर डाल रखा है डिफेंडेंट के ऊपर, तो डिफेंडेंट 200 गवाह ले जाएगा कोर्ट में और 200 गवाहों से अपने फेवर में गवाही दिला देगा तो प्लेंटिफ का केस पिट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक पर्टिकुलर तथ्य साबित करना है कोर्ट में तो सीधा सीधा कितने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए, भाई कोई सीमा नहीं है। चाहे आप 0 लेके आओ, चाहे 1 लेके आओ, चाहे 10 लेके आओ, चाहे 20 लेके आओ, चाहे 1000 लेके आओ, ठीक है, पर वो क्या होना चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए तथ्यों के साथ, ठीक है। अब मान के चलो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो हमारा ऑर्डर 15 है सीपीसी का, उसमें बताता है कि भाई डिस्पोजल ऑफ द सूट, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द सूट, जल्दी डिस्पोजल हो जाता है सूट्स का, ठीक है, ऑर्डर 15 के तहत। तो उसमें क्या होता है, जज साहब को लगता है, जैसे सिविल सूट उनके सामने टेबल पे जाता है, डाइस पे जाता है, तो जज साहब को लगता है पार्टीज आर नॉट एट इश्यू, पार्टीज के बीच में तो कोई मामला ही नहीं है, पार्टीज तो भाई थोड़ी सी बस बातों में इनके ऊपर डिस्प्यूट आ रहा है और ज्यादा इनके ऊपर डिस्प्यूट ही नहीं है। तो पार्टी जज साहब क्या करेंगे, एक दिन में फैसला सुना देंगे, ना कोई गवाह बुला जाएगा, ना कोई और व्यक्ति बुला जाएगा, फैसला सुना देंगे और दूसरी पार्टी को कोई एतराज नहीं उस फैसले से, क्योंकि वो डिस्प्यूट में आई नहीं, बस उन्होंने केस तो यूं डाल रखा है कि जज साहब जो फैसला सुना देंगे हम तो वो मान लेंगे। तो अब क्या हुआ, किसी गवाह को, विटनेस को बुलाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो कौन से सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर तय नहीं कर रखा हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने गवाह बुलाए जाएंगे एक पर्टिकुलर तथ्य को प्रूव करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर तथ्य को साबित करने के लिए, ठीक है। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल, तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, कोई भी कितनी संख्या में गवाह बुलाए जाएंगे, शैल बिल्कुल भी मैंडेटरी है, क्या, इन एनी केस, कितने गवाह बुलाए जाएंगे, क्या संख्या होगी उन गवाहों की एक केस में, एक मुकदमे में, बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, एक तथ्य को साबित करने के लिए कोर्ट को गवाह चाहिए। अब कोर्ट को लगता है कि इसमें तो एक भी गवाह की नीड नहीं है, तो भाई एक को भी नहीं बुलाया जाएगा। और कोर्ट को लगता है कि इस तथ्य को प्रूव करने के लिए कम से कम पटवारी की भी जरूरत है, तहसीलदार की भी जरूरत है, ठीक है, स्टैंप वेंडर की भी जरूरत है, तो इन तीनों को बुला लिया जाएगा कि हाँ बताओ, आगे गवाही दो कि आपने क्या इस डीड को रजिस्टर किया था। तहसीलदार ये बताएगा, पटवारी बताएगा कि जज पूछेंगे क्या आपने अपनी रजिस्टर में क्या रिकॉर्ड में एंट्री की थी कि इस व्यक्ति ने ये प्लॉट लेकर इसको बेच दिया है, ये होगा, ठीक है। अब स्टैम्प वेंडर क्या बताएगा, क्या आपने ये, वो एग्जामिनेशन करेंगे ना, प्लेंटिफ का है तो प्लेंटिफ उसको एग्जामिनेशन करवाएगा, अपनी गवाही दिलाएगा, कोर्ट तो बस अप्रेजल करेगा कि क्या स्टैम्प वेंडर ने फलाने प्लेंटिफ को ये स्टैम्प पेपर दिए थे फॉर द पर्पज ऑफ कि इसके ऊपर जो सेल डीड है वो एग्जीक्यूट हो सके, तो ये गवाही प्लेंटिफ करा देगा। तो भाई एक तथ्य प्रूव होगा कि हाँ जो प्लेंटिफ है वो उसने बिल्कुल जो डिफेंडेंट से प्लॉट लिया है वो बिल्कुल जायज लिया है। तो अब क्या होगा, तथ्य प्रूव हो गया ना कि हाँ प्लेंटिफ मालिक है प्लॉट का। तो यही दे रखा है सेक्शन 139 में। वैसे तो लेजिस्लेचर ने कोई नंबर ऑफ लिमिट सेट नहीं करा कि कितने गवाह बुलाए जाएंगे, कितनी संख्या रहेगी गवाहों की जो कि एक तथ्य को साबित किया जा सके, वो कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप एक भी मत बुलाओ तब भी तथ्य साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 139 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि मैंने आपको पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते। तो आप बस इसमें मार्क कर लीजिए, नो पर्टिकुलर नंबर को मार्क कर लीजिए और प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है, पार्ट 4 का चैप्टर 9 पूरा खत्म हुआ, ठीक है, जो जिसमें कि हमने पढ़े हैं आज हमने प्रावधान कौन कौन से पढ़े हैं, 133 से लेके हमने आज 139 139 तक पूरे कर लिए, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और रह रहा है, 20 मिनट्स रह रही है, तो हम चैप्टर 10 भी पार्ट 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चालू करते हैं, जिसमें हम पढ़ लेंगे सेक्शन 140 पढ़ लेंगे और सेक्शन 141 पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम सेक्शन 140 और 142 और पढ़ लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, क्योंकि हमारे 20 मिनट रह रही है, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम ये और दोनों पढ़ते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ भैया। तो देखिए सेक्शन 140 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले तो चैप्टर 10 की हम मार्जिनल नोट ही पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब परीक्षा कैसे ली जाएगी गवाहों की, वो चैप्टर 10 में बता रखे हैं, ठीक है। अब एग्जामिनेशन क्या होता है भाई, कोर्ट में गवाह को बुलाया गया तो गवाह के कोर्ट में जज साहब की शक्ल थोड़ी देखेगा और जज साहब उसकी शक्ल थोड़ी देखेंगे। जज साहब ने उसको सम्मन क्यों किया विटनेस को कि आके वो अपना
अपनी जो एविडेंस है, जो टेस्टिमनी है, उसको लिखवाए कोर्ट में आके बताए। तो यही होता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 140, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब ऑर्डर कर दिया जाएगा कि प्रस्तुति करो गवाहों की, ठीक है, और एग्जामिनेशन हो गवाहों का, ठीक है। तो ये कौन करेगा ऑर्डर? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, जज साहब करेंगे, मजिस्ट्रेट नहीं, जज साहब करेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन करेंगे, सीनियर जज जूनियर डिवीजन करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे। अब देखिए सेक्शन 140 की बॉडी, द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। तो अब किस ऑर्डर में, और अब किस ऑर्डर में, ठीक है, किस गवाहों को प्रस्तुत किया जाएगा और उनको एग्जामिन किया जाएगा, तो ये कानून के तरह ही, कानून के मुताबिक ही रेगुलेट होगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। और अब कौन सा गवाह कौन से, मतलब कौन से प्रोसीडिंग के दौरान, मतलब सिविल नेचर की प्रोसीडिंग है या फिर क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग है, तो उसके हिसाब से ही, उसके हिसाब से ही जो प्रैक्टिस बनी हुई है, ठीक है, सिविल प्रक्रिया को हैंडल करने में कोर्ट की, ठीक है, कानून के द्वारा, कानून ने क्या कर रखा है, कानून ने प्रैक्टिस बना रखी है। कानून में कोई प्रैक्टिस बनी पड़ी है कि भाई सिविल केस में, ठीक है, गवाहों को कैसे, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाएगा, विटनेसेस को, ठीक है, प्रस्तुत बुलाया जाएगा और उनको कैसे एग्जामिनेशन की जाएगी। तो वो जो कानून रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, रेगुलेटेड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा कि एक विटनेस को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा और एग्जामिनेशन उसका कैसे होगा, और किसके तहत, प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। अब गवाहों को कैसे बुलाना है, प्रोड्यूस कैसे करना है और उनकी एग्जामिनेशन कैसे होनी है, तो कौन बताएगा? क्रिमिनल में तो भाई हमारा BNSS बताएगा, और सिविल में कौन बताएगा? हमारा CPC बताएगा, ठीक है। तो वैसे ही होगा। अब देखिए, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब ये यहां से क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 140 के यहां से क्वेश्चन बनता है। मान के चलिए भारत के राज्य मनी, उसमें नागालैंड में और ट्राइबल एरिया जो भारत के, उसमें CPC अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो अब भाई वहां कोई सिविल प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकती क्या? तो यही बता रहा है कि वहां तो भाई CPC लग नहीं लगता नहीं, प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ तो लगते हैं, पर प्रोसीजर लॉ वहां नहीं लगता, ठीक है। क्या नहीं लगता? प्रोसीजर लॉ वहां नहीं लगता, ठीक है, CPC में। तो अब डिस्क्रिशन रहेगी कोर्ट की किस हिसाब से विटनेसेस को प्रोड्यूस करवाना है और उनकी गवाही करवानी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 140 जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। बस ये लास्ट पार्ट आ सकता है, ठीक है। एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, अगर किसी जगह में एब्सेंस है, ठीक है, अनुपस्थिति है ऐसे प्रोसीजर लॉ की, जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की अनुपस्थिति है, तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट रहेगी, कोर्ट की पूरी ताकत रहेगी कि इस कैसे विटनेस को प्रोड्यूस करवाना है और कैसे उस विटनेस को जिसको प्रोड्यूस प्रस्तुति की गई कोर्ट के आगे उसकी एग्जामिनेशन करवानी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 140 ऑफ द, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। जनरल रूल तो है कि भाई जो ऑर्डर किया जाएगा कि कैसे विटनेस की प्रोडक्शन होगी और कैसे उनकी एग्जामिनेशन होगी, वो किस हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा, जैसे कि हमारा प्रोसीजर लॉ सिविल का क्रिमिनल का वो बोलता है, ठीक है। और अगर ये जो प्रोसीजर लॉ अगर समय के संदर्भ में अनुपस्थित है, तो कैसे प्रस्तुति होगी, प्रोडक्शन होगी एक विटनेस की, और कैसे एग्जामिनेशन होगी, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 140 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं कहूंगा ना, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान यही है। तो आज हम सेक्शन 141 को लास्ट पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, इसके आगे आप लिख लीजिए सेक्शन 141 की, पहले इंडेक्स पढ़ते, फिर आपको मैं एक चीज लिखूंगा, वो आप लिख लेना। देखिए सेक्शन 141 के इंडेक्स पढ़ते पहले देखिए, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो अब जज साहब है ना, वो ही तय करेंगे कि कौन सी गवाही, कौन सा सबूत एडमिसिबल है और नहीं है। मतलब अब पार्टीज ने तो अपने एविडेंसेस लेट डाउन कर दी, कोर्ट में अपने एविडेंसेस को प्रस्तुत करके एग्जामिनेशन करके रख दिया। तो अब पेपर्स जज के सामने पहुंच चुके, जिस पेपर्स में जो एफिडेविट वगैरह सिविल केस में फाइल हुए हैं एक विटनेस के, और उसके हिसाब से ही क्रॉस वगैरह हुआ है सिविल केस में विटनेस का। तो अब विटनेस ने जो टेस्टिमनी दी, क्रॉस वगैरह उसका हुआ, तो वो जज के सामने पेपर जाते हैं, जज के ऑब्वियसली जज की प्रेजेंस में सारे एग्जामिनेशन होती है, पर जब फाइनली एग्जामिनेशन हो जाती है तो फाइल रैप अप करके जज के पास टेबल पे जाती है, तो जज देखते हैं भाई क्या इसने गवाही दी है, ठीक है। तो जज ही तय करेंगे कि ये जो एविडेंस है ये क्या स्वीकारोक्ति है, कबूलियत है इसकी, या फिर स्वीकारोक्ति है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 141 जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो हमारा पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का 136 हुआ करता। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेंस एग्जामिनेशन का। तो आप सेक्शन 141 के साइड में आप लिख लीजिए, जजमेंट
जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलिवेंट फैक्ट्स विच आर ड्यूली प्रूव्ड। क्या लिख लेंगे आप? जजमेंट, ठीक है, जजमेंट शुड भी नहीं, आप लिख लीजिए जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलिवेंट फैक्ट विच आर ड्यूली प्रूव्ड। जजमेंट, जो जज साहब निर्णय लिखवाएंगे ना, वो उन रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही लिखवाएंगे जो कि अच्छी तरीके से साबित किए जा चुके हैं पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो आप सेक्शन 141 के साइड में आप लिख लीजिए जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलिवेंट फैक्ट विच आर ड्यूली प्रूव्ड। ये आप लिख लीजिए कि जजमेंट, जो निर्णय होगा जज साहब का, ठीक है, एक केस में, वो हमेशा सिविल केस में भी और क्रिमिनल केस में भी वो निर्णय रेलिवेंट फैक्ट जो पार्टी के द्वारा अच्छी तरीके से साबित कर दिए गए ना, उनके ऊपर ही बेस होगा। कोई रेलिवेंट फैक्ट जो साबित कर ही नहीं पाई पार्टी, उसके ऊपर कभी भी जजमेंट बेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 141 हम पढ़ेंगे, आज का हमारा लास्ट प्रावधान। ये पहले हमारे सेक्शन 136 इंडियन एविडेंस में हुआ करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो हम इसकी आज थोरोली एक बार रीडिंग कर लेते हैं। अब देखिए सेक्शन 141 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, सबसेक्शन 1, व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, जब जो केस की पार्टीज हैं, तो वो केस की पार्टीज क्या कर रही हैं, वो प्रपोज करना चाहती है, वो कोर्ट के सामने कोई गवाही प्रस्तुत करना चाहती है किसी तथ्य को साबित करने के लिए। अब देखिए द जज मे आस्क द पार्टी प्रपोजिंग गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इज इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट। तो जज पूछ सकते हैं, पार्टी ने भी गवाही दी नहीं है, पार्टी बस जज को बता रही, जज साहब मैं आप जो अगली तारीख लगाओगे उस पर एक पटवारी साहब को बुलाना चाहती हूँ। कोई पार्टी का वकील बता रहा होगा जज साहब को। अब जज साहब उससे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, हालांकि पूछते नहीं है, क्या पूछ सकते हैं कि भाई तुम उस गवाह को बुला तो रहे हो, तुम्हारा वो गवाह आके इस केस में क्या साबित करेगा और कैसे उस गवाह की जो एविडेंस होगी, जो टेस्टिमनी होगी, इस केस में रेलिवेंट होगी। तो यह पूछ सकते हैं। अब देखिए एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट एट नोट अदरवाइज। और अब जज, जब वो गवाह पटवारी साहब आकर एक्चुअल में जो तारीख जज साहब ने लगाई, उस तारीख पर जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्लेंटिफ के वकील ने दी कि जज साहब मैं एक पटवारी को, एक तहसीलदार को, एक फलाने को, 2-4 और कर्मचारी तहसील के उनको बुलाना चाहता हूँ और मैं गवाही करवाना चाहता हूँ। तो अब जज साहब उससे पूछ सकते हैं कि भाई पटवारी और जो फलाने जो और ऑफिसर्स हैं तहसील के, उसको तो ठीक है, पर तहसीलदार को क्यों बुलाना चाहते हो आप? तहसीलदार की क्या गवाही से कौन सा तथ्य आप साबित करोगे, वो मेरे को बता दीजिए। आप क्या प्रपोज कर रहे हो, उसकी गवाही से आप क्या साबित कर दोगे इस केस में, जो ठीक है। तो उस प्लेंटिफ के वकील को जिसने लिस्ट ऑफ विटनेस लगाई उसको बताना पड़ेगा। और आगे देखिए एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट। और जज साहब, ठीक है, जज साहब के सामने अब एविडेंस आया, गवाही वगैरह हो गई है एक केस में, अब जज साहब को वो एडमिट ही करना पड़ेगा। अगर जज साहब यह समझते हैं, क्या समझते हैं कि अगर जज साहब समझते क्या, अगर एक पार्टी ने जिसने कोई एविडेंस बुलाया था, किसी ने कोई विटनेस बुलाया था, उसने आके अपनी टेस्टिमनी दी और टेस्टिमनी से कुछ तथ्य साबित हो गया, तो अब जज साहब को वो एडमिट करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा वो एविडेंस का पेपर, ठीक है। अब देखिए वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज, पर जज साहब के पास मैंडेटरी रूल तो दे रखा कि एक तथ्य साबित कर दिया एक पार्टी ने, एक विटनेस को बुला के कोर्ट में, ठीक है, वो प्रूव्ड हो गया है अब वो तथ्य, तो जज साहब को वो एडमिट करना पड़ेगा। अगर कि वो तथ्य जो कि प्रूव्ड हुआ है ना पार्टी की विटनेस द्वारा, वो क्या होगा, वुड बी रेलिवेंट, वो केस में रेलिवेंट है, मतलब संदर्भित होना चाहिए, बट एंड नॉट अदरवाइज। अगर संदर्भित नहीं हो रहा है, इररेलेवेंट सा तथ्य लग रहा है, जो एक पार्टी ने विटनेस के रूप में, मतलब एक पार्टी ने मान के चलो एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया और उस विटनेस ने भाई बिल्कुल जो मैटर इन इशू है ना, जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, उसके तथ्यों से मिलती जुलती भाई कोई तथ्य की गवाही दी और वो साबित भी कर दिया उसने, तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगा। अगर एक पार्टी ने विटनेस को बुलाया, ठीक है, और उससे गवाही करवाई और जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उससे मिलती जुलती वो कुछ भी बात नहीं बता रहा है, तो उसको एडमिट नहीं करेंगे जज साहब, उसको कह देंगे ये मैं जो फैक्ट्स अप्रेजल करते जजमेंट लिखवाने टाइम उसको एक साइड में कर देंगे और उसके बारे में लिखवाएंगे भी नहीं कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए सबसेक्शन 2, इफ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ व्हिच एविडेंस इज एडमिसिबल अपॉन ओनली प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। अगर एक पार्टी तथ्य एक ऐसा प्रूव करना चाहती है किसी गवाह की मदद से कि जिस गवाह को बुलाया गया है ना, जो वो गवाही देगा, ठीक है, एक तथ्य की गवाही देगा, पर वो तथ्य जब मतलब साबित होगा जब एक कोई दूसरा तथ्य साबित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सच लास्ट मेंशन्ड फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड फैक्ट।
तो अब दूसरा तथ्य पहले साबित किया जाएगा जिसकी वजह से पहला तथ्य साबित किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक पार्टी, मान के चलो एक पार्टी क्या करना चाहती है, एक पार्टी मान के चलो क्रिमिनल केस में कोई विटनेस है, प्रोसिक्यूशन जो वकील है, सरकारी वकील है, वो एक केस में एक विटनेस है उनका ए से क्या साबित करवाना चाहती है कोर्ट में कि आप जज साहब को बताओ कि क्या बी जब मर रहा था, डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था, तो क्या उसने आपको बताया था कि उसका कातिल कौन है? तो ए बता देता है ये चीजें, तो जज साहब कहेंगे भाई पहले आप जो बी है जो मरा है, तो आप उसके बारे में तो बता दीजिए कि वो मरा कैसे, उसको उसकी मौत को तो प्रूव करके रख दीजिए। तो यही कह रहा है कि पहला जो विटनेस गवाही दे रहा है कि वो एक तथ्य प्रूव करना चाह रहा है जो केस में रेलिवेंट है, तो वो जब तक प्रूव नहीं कर सकता जब तक कि दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करे। तो अब वो दूसरा वाला जो तथ्य है ना उसको पहले साबित किया जाएगा, फिर ही पहला वाला तथ्य साबित किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए, अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच राइटिंग। एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर जो पार्टी एक तथ्य, ठीक है, एक तथ्य साबित कर रही है और वो जो सबूत है ना, वो जो गवाही है, वो जब तक इनकम्प्लीट है, जब तक कि दूसरा कोई तथ्य उससे कॉम्प्लीमेंट ना हो जाए, कोई दूसरा तथ्य पहले साबित ना किया जाए। ठीक है, मतलब मान के चलो एक पार्टी को एक गवाह को, ठीक है, मान के चलो वो हमारा ए जो विटनेस था, विटनेस ए, ठीक है, ए विटनेस को जो बी है जो मर गया है उसकी डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में साबित करनी है। तो जो ए विटनेस है कोर्ट में आके टेस्टिमनी देने लग गया कि हाँ जी जज साहब बी ने मेरे आगे बोला था कि भाई उसकी जान एक्स ने ली है। तो जज साहब ये कहेंगे कि पहले तुम भाई सरकारी वकील साहब आप पहले एक्स उसकी बी की डेथ तो कोर्ट में साबित कर दो कि वो मरा है। तो यही कह रहा है कि अगर पार्टी अंडरटेक्स कर लेती है कि वो वही साबित कर देगी बाद में, तो ऐसा भी हो सकता है, उससे भी काम चल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 3, इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिज्ड फैक्ट, अगर जो रेलिवेंसी है जो, ठीक है, जो मेल मिलाव है, ठीक है, किसका, एक एलिज्ड फैक्ट का, जो एक एलिज्ड तथ्य है उसका जो उसकी जो रेलिवेंसी है वो निर्भर करती है दूसरे एलिज्ड फैक्ट पे। मतलब एक फैक्ट जब तक साबित नहीं हो सकता जब तक कि दूसरा एलिज्ड फैक्ट साबित नहीं होगा। तो देखिए बीइंग फर्स्ट प्रूफ, तो अब जो दूसरा एलिज्ड फैक्ट है ना वो पहले साबित करना पड़ेगा, तभी अब जो पहला एलिज्ड फैक्ट है वो एज प्रूव्ड माना जाएगा। अब देखिए द जज में इन डिस्क्रिप्शन इधर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट, तो जज की यहाँ डिस्क्रिप्शन है, जज साहब की यहाँ डिस्क्रिप्शन लगेगी कि उनकी पावर है कि या वो कर सकते हैं इधर परमिट एविडेंस of the first fact to be given before the second fact is proved। तो जज साहब कह सकते हैं कि आप पहले गवाही दीजिए, किसकी, आप पहले गवाही दीजिए जो फर्स्ट आपको जो आपको फर्स्ट एलिज्ड फैक्ट आपको जो प्रूव करना है, जो कि आप फर्स्ट एलिज्ड फैक्ट प्रूव कर दोगे तभी जो रेलिवेंसी डिपेंड करती है, मतलब सेकंड एलिज्ड फैक्ट की रेलिवेंसी डिपेंड करती है फर्स्ट एलिज्ड फैक्ट से। ठीक है, मतलब दो गवाहियां देनी है और दोनों गवाहियां आपस में अगर साथ साथ नहीं दी गई तो इनकम्प्लीट। अगर गवाही 1 दे दी गई कोर्ट में, मतलब टेस्टिमनी दे दी गई तो वो इनकम्प्लीट है क्योंकि गवाही 2 देनी पड़ेगी। ठीक है, गवाही 2 पहले दे दी गई तो अब गवाही 1 उसके बिना इनकम्प्लीट है क्योंकि गवाही 1 दी नहीं गई। तो यही कह रहा है जज साहब की डिस्क्रिप्शन है कि वो इजाजत दे सकते हैं कि पहले आप जो फर्स्ट एलिज्ड फैक्ट है ना उसको प्रूव कर दीजिए, फिर ही आप सेकंड को प्रूव कर दीजिए, फिर जो चैन है ना वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। या ये भी कह सकते हैं जज साहब कि भाई जो सेकंड तथ्य है, ये जो सेकंड तथ्य है जो कि एलिज्ड तथ्य है, आप उसकी भी गवाही दे सकते हैं उससे पहले कि पहले तथ्य को आप साबित कर सको। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है सेक्शन 141, बस इसमें सीधा सीधा ये दिया गया है कि भाई जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट व्हिच आर ड्यूली प्रूव्ड। जजमेंट जो निर्णय होगा जज साहब का वो निर्णय उन्हीं तथ्यों पर बेस्ड होगा जो कि ड्यूली प्रूव्ड, ठीक है, कोर्ट में अच्छे तरह से साबित कर दिए चुके हैं। अब जो तथ्य साबित ही नहीं हो उनके ऊपर निर्णय जज साहब नहीं सुनाएंगे। तो ये सबसेक्शन 1, 2, 3 में उसके रूल्स बताए गए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसकी हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं 1, 2, उससे हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए, इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट अ रेलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन एलिज्ड टू बी डेड। तो यह कोर्ट में दिखाया जाता है, ठीक है, एक पार्टी द्वारा कि एक रेलेवेंट तथ्य, एक संदर्भी तथ्य साबित करना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट है, एक कथन है एक व्यक्ति का जो कि ये मर चुका है, उस मरे हुए व्यक्ति का कथन कोर्ट में साबित करना है। तो अब देखिए विच स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26, और उस मरे हुए व्यक्ति का जो कथन है वो रेलिवेंट भी बन रहा है, किसमें बन रहा है, सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात बताती है। अब देखिए द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव द स्टेटमेंट। तो अब पहले यह तथ्य साबित करना पड़ेगा कि भाई जिस व्यक्ति की आप स्टेटमेंट साबित करना चाहते हैं तो पहले यह साबित करो कि वो व्यक्ति मर चुका है, फिर ही आप उसके कथन जो उसकी स्टेटमेंट है वो साबित करोगे। तो देखिए बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है,
अब एक एक पार्टी केस की यह चाहती है कि एक व्यक्ति जो मर चुका है उसने क्या कथन बोले थे मैं वो साबित कर दूं कोर्ट में, तो पहले उसको क्या साबित करना पड़ेगा कि भाई आप पहले ये साबित करो कि वो व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। और किससे पहले करोगे, जब से तो उस कथन को जो उस व्यक्ति ने बोला था, मरे हुए व्यक्ति ने, उस कथन को आप साबित करने से पहले उसकी मरने की, वो कैसे मरा है उसको साबित करो, उसकी मृत्यु को साबित करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि भाई पहले मेन तथ्य, एक बड़ा तथ्य आप साबित करने वाले, सीधी डाइंग डिक्लेरेशन साबित करने वाले कि एक व्यक्ति मर चुका है, उसने मरते हुए मेरे को ये बोला था, और आप पहले ये तो साबित कर दो कि वो व्यक्ति मरा है और वो व्यक्ति इसके कारण मरा है, उसकी मृत्यु तो साबित कर दो, तभी तो आप उसकी स्टेटमेंट साबित कर पाओगे कोर्ट में। तो अब ये था इलस्ट्रेशन ए। अब इलस्ट्रेशन बी देखिए, इट इज प्रपोज टू प्रूव बाय कॉपी। अब यह साबित करने का प्रपोज, एक पार्टी द्वारा प्रपोज, मतलब कोर्ट में एविडेंसेस दिए जाते हैं या साबित करने के लिए, क्या बी बाय कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेड टू बी लॉस्ट। तो कोर्ट में एक पार्टी प्रपोजिस करती है साबित करने के लिए कंटेंट्स किसी दस्तावेज की, और वो दस्तावेज है ना जो, ठीक है, वो गुम हो चुका है। मतलब एक पार्टी जो कि गवाही के रूप में कुछ दस्तावेज को साबित करना चाहती है, अब जो ओरिजिनल दस्तावेज है ना वो गुम हो चुका है, अब वो उस ओरिजिनल दस्तावेज की नकल के साथ साबित करना चाहती है कुछ फैक्ट। अब देखिए, द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रोड्यूस द कॉपी। अब जो व्यक्ति कॉपी को, नकल को प्रोड्यूस करना चाहता है एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो पहले वो साबित करेगा क्या कि भाई जो ओरिजिनल, जज साहब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो गुम हो चुका है, पहले ये साबित करेगा, फिर ही वो उस कॉपी के जो कंटेंट्स है उसकी गवाही देगा। देखिए, बिफोर द कॉपी इज प्रोड्यूस, और कॉपी नकल, एक ओरिजिनल की नकल प्रोड्यूस होने से पहले कोर्ट में वो साबित करेगा कि वो डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन बी। अब इलस्ट्रेशन सी देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू हैव बीन स्टोलन। अब ए मुलजिम बनाया गया है, ए अपराधी बनाया गया कि ए ने जानकारी रखते हुए कि यह प्रॉपर्टी, यह जो संपत्ति है चोरी की है, उसको रिसीव किया, उसको प्राप्त किया। तो अब देखिए, इट इज प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब डिफेंस वकील क्या प्रूव करना चाहता, जो ए का वकील है, कि जब ए ने इस प्रॉपर्टी को लेने से मना किया था। अब देखिए, ठीक है, इट इज प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सॉरी, अब डिफेंस का वकील नहीं, अब सरकारी वकील ये कहना चाहता है, कोर्ट में साबित करना चाहता है, यह साबित करना चाहता है कि जब ए के पास रेड करी गई पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, तो ए ने मना कर दिया था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मेरी पोजेशन में नहीं है। तो अब देखिए, द रेलिवेंसी ऑफ द डिनाइल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। जो रेलिवेंसी है ना, जो ए ने डिनाई किया था कि ये चोरी की संपत्ति मेरी नहीं है, वो किस पर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी पर। प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी कौन बताएगा, वो जिस व्यक्ति की, जो उसका ट्रू ओनर है, वो बताएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो जो ए ने जो रेलिवेंसी है उसकी, उसने डिनाई कर दिया कि ये जो पोजेशन में चोरी प्रॉपर्टी है मेरी नहीं है, तो इसकी रेलिवेंसी किस पर डिपेंड करती है। अब आके भाई मालिक कौन है बता देगा, जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो ये चोर है, जो ये जिसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की थी, इसकी पोजेशन पाई गई है। तो देखिए, द कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन इधर रिक्वायर द प्रॉपर्टी टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर द डिनायल ऑफ द पोजेशन इज प्रूव्ड। तो कोर्ट पहले ये कह सकता है कि भाई पहले प्रॉपर्टी की पहचान साबित करो कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, उसके बाद ही आप एक ही कथन कि उसने डिनाई किया था इस चोरी की वाली प्रॉपर्टी की पोजेशन को, फिर आप बाद में वो साबित करना। तो अब देखिए, और परमिट द डिनायल ऑफ द पोजेशन टू बी प्रूव्ड बिफोर द प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड, या फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि भाई वो इजाजत भी दे सकते हैं किसी, मतलब प्रोसिक्यूशन को या फिर डिफेंस को, कि वो प्रूव कर दे कि जो ए अक्यूज है, जिसके ऊपर चोरी की प्रॉपर्टी रिसीव करने का मुकदमा चल रहा है, कि हाँ उसने डिनाई किया था कि ये पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी है मेरी नहीं है, तो ये प्रूव कर दे जिससे पहले की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी हो पाए। मतलब कहानी इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है इलस्ट्रेशन सी में कि भाई एक अक्यूज है ए, जिसके पास चोरी का माल मिलता है। अब एक कथन साबित करना चाहता है प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कि एक को जब पुलिस पार्टी ने पकड़ा था, अरेस्ट किया था, तो इसने मना किया था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये उसकी पोजेशन में नहीं है। अब पोजेशन प्रूव हो गई, ठीक है, सॉरी, अब पोजेशन ही प्रूव हो गई ए के पास, ठीक है, कि चोरी की संपत्ति इसके पास थी, तो उसका केस मतलब उसके अगेंस्ट में एविडेंस आ गए, ठीक है। तो उससे पहले क्या होगा, कोर्ट ये कह देगा कि भाई ये चोरी की संपत्ति जो तुम कर रहे हो, पहले ये तो मेरे को बता दो कि ये चोरी की है भी या नहीं है, जो इसका ट्रू ओनर है, कि आपने उसको ढूंढा। भैया चोरी की संपत्ति है, वो किसी ना किसी की तो होगी वो संपत्ति, भाई मेरी होगी, मेरी कोई संपत्ति चोरी हुई है, वो किसी और व्यक्ति के पास मिलती है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ये तो मेरी नहीं है, ये तो मेरी नहीं है, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति क्या कहेगा कोर्ट में, अब वो व्यक्ति कह देगा ये तो मेरी नहीं है संपत्ति। तो कोर्ट पहले ये कहेगा कि प्रोसिक्यूशन आप ये कहना चाहते हो इस व्यक्ति ने, इसके पास वो पोजीशन मिली थी,
और ये वो कह रहा था कि उसने डिनाई नहीं किया था पोजीशन को। मतलब कोर्ट में एक अक्यूज, सॉरी ये एग्जांपल थोड़ा ट्विस्टेड ऐसा है इलस्ट्रेशन, कोर्ट में एक अक्यूज ये कह रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर चलान चार्जशीट पेश किया कोर्ट में, जो ए अक्यूज है कि इसके पास जज साहब पोजीशन मिली थी स्टोलन प्रॉपर्टी की। अब कोर्ट में ए मना कर रहा है कि जज साहब मेरे पास तो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं, झूठ बोल रहे पुलिस वाले। तो अब जज साहब क्या कह देंगे कि भाई प्रोसिक्यूशन वकील, सरकारी वकील, आप साबित करो कि हाँ ए ने मना किया था, या ए मना कर रहा है कि मेरी पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो आप साबित करो कि ये जो प्रॉपर्टी है चोरी की है। तो अब प्रोसिक्यूशन किसको बुला के लाएगा? जो चोरी की संपत्ति का असल मालिक है, तो जिसकी प्रॉपर्टी चोरी हुई थी उसको बुला के लाएगा। अब वो कह देगा कि हाँ सर, जो ये कोर्ट में जो प्रॉपर्टी रखी हुई है मेरी है। तो क्या साबित हो जाएगा कि हाँ भाई ए के पास ये चोरी की संपत्ति प्राप्त की गई है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, उसके ऊपर सही केस है और इसको सजा देनी मांगती है, तो उसके ऊपर साबित किया जा सकता है। तो क्या रेलिवेंट फैक्ट प्रूव हो रहा है इसके ऊपर? अब जजमेंट किस पे बेस होगी? अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है चोरी केस में? भाई मटेरियल, ठीक है, एक थिंग चोरी हुई है और वो अक्यूज के पास मिली है और उसने डिसऑनेस्टली ली है, ये चीजें प्रूव हो रही है, तो उसके ऊपर चोरी प्रूव हो रही है, तो ये क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट प्रूव हो गया ना। तो क्या होगा? जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलिवेंट फैक्ट व्हिच आर ड्यूली प्रूव्ड, तो अब उसको सजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन सी। तो इसमें बस इलस्ट्रेशन डी रह गई है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, हमारे 1 घंटे की वीडियो लेक्चर पूरा हो चुका है, तो ये आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 141 जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सा सेक्शन है, बस आप किसको यही याद रखना है कि भाई जज साहब के डिस्क्रिप्शन है कि जो कानून में लिखा हो ना, जो क्या गवाही एडमिसिबल है एविडेंस के रूप में, कौन सी गवाही रेलिवेंट तथ्य जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए हैं सेक्शन 4 से लेकर 50 तक, उसमें फॉल करिए तो उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा, और आलतू फालतू चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा एविडेंस के रूप में। ठीक है, तो आप सीधा सेक्शन 141 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम याद रखना, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलिवेंट फैक्ट विच आर ड्यूली प्रूव्ड। निर्णय बस उन्हीं संदर्भित तथ्यों पर आएगा जो कि साबित हो गए हैं कोर्ट में। अब जो साबित ही नहीं हो तथ्य, उनके ऊपर कभी निर्णय आ सकता? आप ही बताइए, नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 141 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसी के तहत हमारी वीडियो आज खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको आज वाली क्लास में कौन कौन से सेक्शन पढ़ाए? सेक्शन 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, ठीक है, 140, 141 मैंने आपको आज 9 प्रावधान पूरे पढ़ाए। ठीक है, और अब कल से हम सेक्शन 142 के बाद वाले प्रावधान करेंगे। अब हमारी बस 2-4 दिन की क्लास बच गई है। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूर्ण तरीके से मैं आपको समझा, मतलब इंटरप्रिटेशन मैंने समझा चुका हूँ। ठीक है, आने वाले 2-4 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो एक बार इसकी बेरेक्ट रीडिंग जरूर कर लेना, तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर कोई डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, ईमेल एड्रेस, आप उस पर क्वेरी भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जब भी टाइम लगेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।